हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका साथी सालिक जकी। आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल सालिक जकी पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो बिहार में खोले गए हैं। दो विद्यालय खोले गए हैं, इनके दो केंद्र है, एक आपका किशनगंज में है, दूसरा दरभंगा में है। तो उन्हीं के लिए जो प्रवेश परीक्षा होने वाले हैं, उनके 11वीं क्लास के लिए जो टॉप साइंस के VVI क्वेश्चंस है उनको लेकर के आए हैं। आज टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको आज चर्चा करने वाले हैं। ये है आपका बिहार के किशनगंज का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जिनका हम आज जिनके एंट्रांस के लिए, जिनके प्रवेश परीक्षा के लिए टोटल 20 क्वेश्चंस और 7 डिस्कशन चर्चा साथ आज करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको तरह तरह के एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं। साथियों, इस क्वेश्चंस के साथ साथ इनके साथ जो हम चर्चा करेंगे उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन के साथ साथ चर्चा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चुना है। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चुना कौन है। ऑप्शन नंबर ए पे आपका देखे तो CaO, ऑप्शन नंबर बी पे देखे तो CaOH2, ऑप्शन नंबर 3 पे CaCO3 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। प्लीज मिस्टेक यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस होगा ये ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा? निम्नलिखित में से बुझा हुआ चुना कौन सा होगा? तो साथियों, इनका सही जवाब जो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्सी ऑक्साइड, जो इसका सूत्र है CaOH2 वही हो जाएगा इसका सही जवाब, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और पानी के मिलने से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। इनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। सीमेंट उद्योग, पेपर उद्योग, कॉस्मेटिक उद्योग आदि में इनका उपयोग किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH2, यानी इसका रासायनिक नाम अगर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वही जो आपका CaCO3 जो आपका संगमरमर का सूत्र होता है। इनके अलावा नौशादर का सूत्र भी NH4Cl होता है। यूरिया का सूत्र NH2CONH2 होता है। और भी ये सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले बार भी देखने को मिला था, इस बार भी एक दो क्वेश्चन रहता है। अब आगे आज की क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी 1 माइक्रो एम्पियर कौन सा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पावर में होना चाहिए 10⁴ एम्पियर होना चाहिए, 10⁵, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये पावर में ना होकर के यहाँ पे डैश आ गया है। तो इसको आप पावर ही समझिएगा। 10⁴ 4, 10⁻⁵, 10⁻6, 10⁻⁻7। तो इनका सही जवाब 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 10⁻⁻6 को 1 माइक्रो एम्पियर कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, सॉरी बी नहीं, सी इसका सही जवाब चला जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर अगला की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर भी कहते हैं। तो घरेलू विद्युत परिपथ में न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, हरा होता है, काला होता है, पीला होता है। तो साथियों, इनका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है, कलर होता है, वो आपका हरा होता है, वो आपका ग्रीन कलर का होता है। वही लाइव वायर यानी आपका विद्युत में तार का कलर देखे तो उनका कलर लाल होता है, जिसको लाइव तार भी कहते हैं, विद्युत में तार। और जो आपका उदासीन तार का रंग, यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में उदासीन तार, क्वेश्चन में उदासीन तार पूछा गया, इसलिए उदासीन तार का रंग जो है वो आपका हरा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करके विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ को पूरा किया जाता है, पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें विद्युत धारा जो है, करंट, वो फॉलो नहीं होता है, यानी नहीं बहता है। आगे बात कर रहे हैं आज की क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जिसका उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसका उपयोग ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग आम भाषा में BP कहते हैं, BP का उपयोग कौन सा यंत्र के लिए किया जाता है? आप लोग देखते हैं कि हाथ में लगा करके एक मशीन होता है जिनसे आपका शरीर का BP नापा जाता है, ब्लड प्रेशर। क्या वो बैरोमीटर है, क्या वो मोनोमीटर है, क्या वो स्पाइगमो मैनोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, स्पाइगनो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसका उपयोग करके हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। इसको हाथ यानी बाजू पे आपका लगाया जाता है और वहां से आपका रक्तचाप यानी खून का प्रेशर को नापता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दोस्तों, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमने देखा था कि एक आपका pH मान होता था 0 से लेकर के 14 तक, और इसमें बीच में जो आपका 7 होता था। 0 से 7 के बीच जो होता है वो आपका अम्ल होता था, और 7 से 14 के बीच जो होता था वो आपका क्षार होता था। और बीच में जो आपका ये है
7 जो है वो आपका उदासीन का होता था। कोई विलयन नीला को लाल कर देता है। सबसे पहले हमको ये बात बताइए कि नीला को लाल कौन सा विलयन करता है? कौन नीला को लाल कर देता है? तो दोस्तों अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। तो हमने अभी बताया कि अम्ल का पीएच मान 0 और 7 के बीच होगा। तो 0 और 7 के बीच जो भी ऑप्शन होगा वही सही जवाब होगा। क्या वो 5 होगा 0 और 7 के बीच? क्या वो 7 होगा? क्या वो 8 होगा? क्या वो 10 होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसलिए अम्ल का पीएच मान 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ये 7 जो है आपका अभी तो बताया उदासीन का हो जाएगा, वही 8 और 9 10 आपका ये आपका क्षारीय विलयन का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोई विलयन नीला को लाल कर देता है तो वो आपका अम्लीय हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 5 होगा। वही लाल को नीला कर दे तो वो विलयन क्षारीय होगा और उसका पीएच मान जो है 7 से ज्यादा होगा, ठीक है, और 14 के अंदर होगा, ठीक है। आगे अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील वैसा धातु होता है जो जल्दी रिएक्शंस कर लेता है, ठीक है। तो कौन सा है जो जल्दी रिएक्शंस कर लेता है? नंबर एक पे ऑप्शन है, क्या वो मैग्नीशियम है, Mg है। दूसरा नंबर पे क्या वो कैल्शियम है, क्या वो सोडियम है यानी नाट्रियम है, क्या वो पोटेशियम है यानी कालियम है। क्या इनका सही जवाब होगा? कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु के होगा, उसके बाद सबसे अधिक क्रियाशील के होता है, उसके बाद Na होता है, तब Ca होता है, तब Mg होता है। तो सबसे अधिक क्रियाशील के हो जाएगा, उसके बाद Na हो जाएगा, उसके बाद Ca, उसके बाद Mg। तो यहाँ के लिए सही जवाब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका के हो जाएगा, यानी पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। और ये इतना क्रियाशील धातु है कि इनको खुले में छोड़ देने पर ये अपने आप आग पकड़ लेता है। दूसरे नंबर पे आपका सोडियम हो जाएगा। ये जो है आपका एक तरह से बोले तो बढ़ते हुए क्रम है, यहाँ पे आपका सीरीज में जो दिया है ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? क्या वो गर्भाशय है, क्या वो अंडाशय है, क्या वो शुक्राणु है, या क्या वो ऑप्शन नंबर डी जो देखे डिम वाहिनी है। तो दोस्तों मानव मादा जनन तंत्र का भाग जो है आपका ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ये आपका डी होगा, डिंग वाहिनी। ये मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि ये जो है एक नली है जो अंडाशय से गर्भाशय तक अंडा को ले जाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी डी फॉर डिमोआनी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदर्ग स्तंभ है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी हमने बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है, इस तरह से कुछ होता था। इसमें कुछ इस तरह से लाइन होता था जिसको हम लोग उदर्ग स्तंभ कहते हैं, ठीक है। उदर्ग स्तंभ कहते हैं जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, और इस तरह से भी कुछ लाइंस होता है जिसको हम लोग क्षैतिज कतारें कहते हैं। तो ये उदर्ग स्तंभ की टोटल संख्या कितना है? तो उदर्ग स्तंभ की टोटल संख्या दोस्तों ये आपका 18 है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। वहीं अगर क्षैतिज कतारें पूछता तो इसका ऑप्शन क्षैतिज कतारें की संख्या टोटल 7 है, उदर्ग स्तंभ की संख्या टोटल 18 है, तो इनका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 उदर्ग स्तंभ है, वहीं क्षैतिज कतारें अगर पूछेगा तो वो आपका 7 है। आगे हम लोग बात करते हैं कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में खबरों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। जैसे एक तंत्रिका कोशिका है, मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका ये है, ये एक तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका को खोज भाग है। इसके इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। इसके बीच जो खाली जगह होता है इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका का कोशिका के बीच का जो खाली जगह होता है जो जोड़ने का काम करता है इसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर पे है द्रुमिका, बी नंबर पे है सिनेप्स, सी नंबर पे एक्सोन, डी नंबर पे आपका आवेग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सिनेप्स इसका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 की। आज के क्लास का 10वां क्वेश्चन है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? देखिएगा दोस्तों, मंड परीक्षण जो किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट को जांचने के लिए किया जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है या कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थिति है। तो इसमें जो है आपका आयोडीन डालने से पहले पत्ती में अल्कोहल उबाला जाता है, क्यों? क्योंकि क्या ऑप्शन नंबर 1 में है, क्या मंड को घोलने के लिए मिलाया जाता है, या क्या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या फिर क्या पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल को
घोलने के लिए। मन परीक्षण हेतु आयोडीन डालने पर पत्ती में अल्कोहल मिलाया जाता है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आज का 11वां नंबर क्वेश्चन की, कि वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। कि यानी वंशानुगत जो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो गुण चलते आ रहा है, इसको वंशानुगति का सिद्धांत कहते हैं, यानी इसी को हम लोग अनुवांशिक कहते हैं। अनुवांशिकता का सिद्धांत जो है, इनका प्रतिपादन किसने किया था। हमने पढ़ा था कि अनुवांशिकता सिद्धांत का प्रयोग कौन सबसे पहले इसका प्रतिपादन किया था। क्या वो चार्ल्स डार्विन ने किया था, क्या वो रॉबर्ट हुक ने किया था, क्या वो जे.सी. बोस ने किया था, क्या वो ग्रेगर जॉर्ज मेंटल ने किया था। तो इसका सही जवाब जो आपका दोस्तों अनुवांशिकता वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन तो आपका मेंटल ने किया था। मेंटल ने किया था, उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे लिया, मटर के पौधे लेकर के उसमें परीक्षण किया था, और इसी को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसी को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन जो आपका ग्रेगर जॉर्ज मेंटल करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी होती है। हमने देखा था कि दोस्तों प्रजनन की अलग अलग विधि होती है। मुकुलन होता था, उसमें आपका मुकुलन होता था, उसके बाद आपका बीजाणु जनन होता था, उसके बाद आपका कायिक प्रबंधन होता था। उन्हीं विधि में से एक विधि आपको चुनना है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है। हाइड्रा का गाछ हमने इस तरह से देखा था, हाइड्रा का गाछ कुछ होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, हाइड्रा में कौन सा प्रजनन की विधि होती है। एक नंबर ऑप्शन क्या वो कायिक प्रबंधन होती है, क्या वो 2 नंबर ऑप्शन में देखे तो क्या वो बीजाणु संवर्धन होती है, सी नंबर ऑप्शन पे देखे तो क्या वो मुकुलन होती है, डी नंबर ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन देखे तो क्या वो विखंडन होती है। तो इनका सही जवाब कौन सा होगा, बताइए। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है, तो इनका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मुकुलन होगा। हाइड्रा में प्रजनन की मुकुलन विधि होती है। अब बात करते हैं आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 13 की, कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कौन सा ऐसा बीमारी है जो जीवाणु के कारण से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी की बात करें सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी की बात करें मस्सा, ऑप्शन नंबर डी की बात करें इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा, जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, वो आपका मस्सा होगा। मस्सा जो है रोग है ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हम लोग का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। मस्सा जो रोग है वो एचपीवी नाम का एक वायरस होता है, एचपीवी नाम का एक वायरस होता है, जिसके कारण से ये रोग होता है, मस्सा रोग होता है। अब आगे आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। हमने पढ़ा था हार्मोन क्या होता है, जो किसी भी शरीर के किसी भी जीव के शरीर में या तो वृद्धि या तो घटोत्तरी कर देता है या हानि कर देता है, उसको हार्मोन्स कहते हैं। एक जंतुओं में जो हार्मोन पाया जाता है उसको जंतु हार्मोन कहते हैं, यानी हार्मोन ही कहते हैं नॉर्मली। और पादप में जो हार्मोन पाया जाता है वो पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन टोटल जो है आपका कहीं के किसी किसी किताब में आप लोग 5 भी पढ़े होंगे, 4 भी पढ़े होंगे। तो इनमें से चुनना है आपको पादप हार्मोन कौन सा है। तो पादप हार्मोन में इंसुलिन है, क्या वो इंसुलिन पादप हार्मोन है, क्या वो थायरोक्सिन पादप हार्मोन है, क्या वो एस्ट्रोजन पादप हार्मोन है, क्या वो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। तो दोस्तों पादप हार्मोन में आपका एब्सिसिक एसिड आ जाता है, आपका साइटोकाइनिन हो जाता है, ऑक्सिन हो जाता है, जिब्रेलिन हो जाता है, और ये सारे आपका पादप हार्मोन में होता है। तो यहाँ पे आपका इंसुलिन ये भी पादप हार्मोन नहीं है, ये भी आपका थायरोक्सिन ये भी पादप हार्मोन नहीं है, ये भी पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साइटोकाइनिन इसका सही जवाब होगा। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अब आज के क्लास के क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी पर्यावरण के लिए अच्छा या लाभदायक या पर्यावरण संतुलन के लिए सही नहीं है। क्या पैदल चलना ये सही नहीं है, क्या पैदल चलने से कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, या साइकिल चलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, या मोटरसाइकिल के चलने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पैदल चलने से या साइकिल चलाने से पर्यावरण को कोई भी लाभ नहीं होता है, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल है। वहीं मोटरसाइकिल चलाने से आपका मोटरसाइकिल में तरह तरह के धुआं निकलते हैं, जिसके कारण से आपका वायु प्रदूषण होने की खतरा बढ़ता है, वायु प्रदूषण होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब जो है पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है, वो आपका मोटरसाइकिल चलाना हो जाएगा। मोटरसाइकिल से चलना यानी ऑप्शन नंबर सी पे है। तो इसका 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं आज के 16वां नंबर क्वेश्चन की, कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक ऑप्शन नंबर ए पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए पे है वाट, बी नंबर ऑप्शन पे है आपका वोल्ट, सी नंबर पे जूल, और डी नंबर पे आपका कूलोम। क्या इसका सही जवाब होगा, जो शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसका सही जवाब अगर देखें तो वाट जो है ये शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, वहीं वोल्ट देखे तो ये विभवांतर यानी विभव का मात्रक होता है, जूल देखे तो ऊर्जा और उष्मा का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है, वहीं कूलोम देखे तो ये आपका आवेश का मात्रक होता है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया विद्युत शक्ति का मात्रक, इसलिए विद्युत शक्ति का मात्रक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वाट सही जवाब होगा, जो 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा संचरण दर्शाता है। आगे हम लोग बात करते हैं
कि 1 एचपी, आपका क्वेश्चन नंबर 17वां बोल रहा है कि 1 एचपी यानी 1 एचपी अश्व शक्ति जिसको कहते हैं, वो बराबर कितना होता है? क्या वो 746 वाट होता है, क्या 946 वाट होता है, क्या 756 वाट होता है, या 846 वाट होता है? तो 1 एचपी बराबर कितना होता है दोस्तों? एचपी जो है, इसमें 1 एचपी बराबर, जो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा, 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। ठीक है। एचपी जो है, जिसको हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी इंग्लिश में होता है हॉर्स पावर, जिसको हम लोग हिंदी में एचपी अश्व शक्ति कहते हैं, जो एक शक्ति का ही एक यूनिट्स होता है। वैसे शक्ति का यूनिट्स अभी हम लोग पढ़े थे, वाट होता है। ठीक है। यहीं पे शक्ति का ही यूनिट्स जो है आपका एचपी एक बड़ा यूनिट्स होता है, जो हम लोग छोटा छोटा मशीन जो देखते हैं, जिससे हम लोग पानी वगैरह पलटाते हैं, पंपर सीट, वो भी एचपी का होता है। 1 एचपी 2 एचपी, तो वो एक एचपी बोले कहीं पे अगर, तो 1 एचपी मतलब 746 वाट्स होता है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हमने अभी बताया था कि विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट होता है, दो बिंदु, एक ये बिंदु है, ये बिंदु है, इन दोनों के बीच का विभव का जो अंतर होता है, उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। ये किस मशीन द्वारा मापा जाता है? क्या वो आमीटर द्वारा मापा जाता है, क्या वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, क्या वो गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, क्या वो इनमें से कोई नहीं द्वारा मापा जाता है? तो इनका सही जवाब जो दोस्तों, विभवांतर मापने वाला यंत्र जो होता है, वो आपका सही जवाब होगा वोल्ट मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। विभवांतर हम लोग वोल्ट मीटर में मापते हैं। विभवांतर किसको कहते हैं? तो दो बिंदु के बीच विभव का जो अंतर होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है। तो इसका ऐसा मतलब वोल्ट होता है, और इसको मापने वाला यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है दोस्तों, आज का 19वां क्वेश्चन, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, अभी हमने बताया था कि विभवांतर मापने में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, यानी विभव को मापने में वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अब धारा को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? क्या वो एमीटर का उपयोग किया जाता है, क्या वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, क्या गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्या मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, धारा मापने के लिए आमीटर यानी ए मीटर का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? हमने अभी बताया था कि शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है, उसके बाद आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है। तो यहाँ पे देखिए, आवेश का ऐसा मतलब वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, आवेश का ऐसा मतलब कूलम। तो दोस्तों, ये थे टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस जो साइंस के हैं, जो 11th इंट्रांस के लिए, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय इंट्रांस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारे क्वेश्चंस आपका पूछने का चांस है। दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही देना चाहता हूँ विदा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।